नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो डॉक्टर्स टॉक में। मैं हूं गीतांजलि। आज डॉक्टर्स टॉक में बात करेंगे बढ़ती उम्र के साथ होने वाली एक ऐसी बीमारी की जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम सब जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमें कई बीमारियों का खतरा बना रहता है। इन्हीं में से एक बीमारी आंखों की है, जिसका सही समय पर इलाज न किया जाए तो आगे बहुत परेशानी हो सकती है। हालांकि शुरुआती चरण में इस बीमारी के लक्षणों को नोटिस करना थोड़ा मुश्किल होता है। आमतौर पर हम अपने बुजुर्गों से सुनते हैं कि वो ठीक से देख नहीं पा रहे। मेडिकल टर्म में इसे ग्लोकोमा कहा जाता है। ग्लोकोमा आंखों की बीमारी है जो धीरे धीरे दृष्टि खोने का कारण बनती है। दुनिया भर में करीब 50 मिलियन से ज्यादा लोग ग्लोकोमा से प्रभावित हैं। ग्लोकोमा को साइलेंट ब्लाइंडर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसके लक्षण शुरुआती चरणों में ध्यान देने योग्य नहीं होते। आज हम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्लोकोमा पर अपने पैनलिस्ट से जानकारी लेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उर्वी बरहानपुरकर, जो कि दृष्टि नेत्रालय और रेटिना केयर सेंटर इंदौर में कंसल्टेंट हैं। साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टर उर्वी ने एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी और डीएनबी किया है। ये कैटरैक्ट और ग्लोकोमा स्पेशलिस्ट हैं और इनके पास 22 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सपना श्रीवास्तव, जो कि सेवा सदन आई हॉस्पिटल भोपाल में सीनियर कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर सपना ने एमबीबीएस, डोम्स और ग्लोकोमा फेलोशिप एलवीपीआई हैदराबाद से की है और इनके पास 26 साल का एक्सपीरियंस है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि डॉक्टर सपना 1 लाख से ज्यादा मरीजों की आंखों का इलाज कर चुकी हैं। डॉक्टर दीपा रायदास भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सेवा सदन आई हॉस्पिटल भोपाल में ग्लोकोमा कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर दीपा ने एमबीबीएस, डोम्स और कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्थेल्मोलॉजी में फेलोशिप ग्लोकोमा सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट से पूरी की है और इस फील्ड में उनका 14 साल का एक्सपीरियंस है। डॉक्टर सबा फारूकी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एलएन मेडिकल कॉलेज भोपाल में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर सबा ने एमएस डीएनबी एफएमआरएफ शंकरा नेत्रालय चेन्नई से पूरी की है। ये एमबीबीएस और एमएस में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। साथ ही आपको बताना चाहूंगी डॉक्टर सबा 50,000 से ज्यादा ग्लोकोमा सर्जरीज कर चुकी हैं और इन्हें इस फील्ड में 15 साल का एक्सपीरियंस है। और अब स्वागत करते हैं डॉक्टर रोहन जैन का, जो कि सेंटर फॉर साइट भोपाल में कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर रोहन ने एमबीबीएस, डोम्स, एफसीओजी चित्रकूट से किया है। ये एमबीबीएस में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और अब तक 50,000 से ज्यादा सर्जरीज कर चुके हैं। डॉक्टर रोहन को इस फील्ड में 13 साल का एक्सपीरियंस है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर उर्वी से है। डॉक्टर उर्वी, मैं जानना चाहती हूँ कि ग्लोकोमा क्या है और इसके कितने टाइप होते हैं? ग्लोकोमा काजबीन या जिसे काला मिथ्याबिंद भी कहा जाता है। ये आँख की एक ऐसी बीमारी है जिसमें आँख की नस, जिसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं, जिसे नुकसान होने की वजह से आँखों की रोशनी धीरे-धीरे कम होने लगती है। ऑप्टिक नर्व ऐसा स्ट्रक्चर है जो आँख को ब्रेन के साथ जोड़ता है। ऑप्टिक नर्व प्रभावित होने की वजह से आँखों का दृष्टि क्षेत्र साइड की तरफ से संकुचित होने लगता है और जिसका अगर हमने समय पे निदान और उपचार नहीं किया तो धीरे-धीरे ये संपूर्ण अंधत्व में परिवर्तन हो सकता है। अब हम ये जानेंगे कि ये ऑप्टिक नर्व को डैमेज होने का कारण क्या है? आँखों में एक नॉर्मल आँखों का प्रेशर रहता है, दबाव रहता है। आँखों में एक एक्वस ह्यूमर नाम का द्रव्य रहता है जो आँखों में बनता है और आँखों के बाहर निकास होता है। ये बनने और निकासी की प्रक्रिया के बीच में इम्बैलेंस होने की वजह से आँखों का दबाव बढ़ता है। आँखों का नॉर्मल दबाव 17 से 21 मिलीमीटर ऑफ मर्करी गिना जाता है। आँखों का एक काजबीन होता है जिसे नॉर्मल टेंशन ग्लोकोमा भी कहा जाता है, जिसमें आँखों का नॉर्मल दबाव होने के बावजूद भी आँखों की ऑप्टिक नर्व को नुकसान हो सकता है। अब हम बात करेंगे आँखों के काजबीन के अलग-अलग प्रकार के बारे में। जो सबसे कॉमन टाइप का है जिसे प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा कहा जाता है, जिसमें आँखों का दबाव धीरे-धीरे बढ़ता है। मरीज को यूजुअली कोई शिकायत नहीं होती है, पर रेगुलर आई चेकअप के दौरान हम इस काजबीन को पकड़ सकते हैं। दूसरा कॉमन कारण टाइप है जिसे नैरो एंगल ग्लोकोमा कहा जाता है, जिसमें आँखों का दबाव 30 से 40 मिलीमीटर या उससे भी ज़्यादा बढ़ता है, जिससे आँखें लाल होना, आँखों में दर्द होना, लाइट के आस-पास घेरे दिखना, आँख की रोशनी बहुत ज़्यादा कम हो जाने की शिकायत के साथ मरीज आता है। इसके सिवा स्टेरॉइड युक्त गोली या ड्रॉप्स का लंबे समय सेवन करने की वजह से भी काजबीन हो सकता है।
मोतियाबिंद का अगर हमने समय पे इलाज नहीं किया, मोतियाबिंद बहुत पक जाता है तो भी काजबीन हो सकता है। डायबिटीज के मरीजों में बिना डायबिटीज वाले मरीजों की अपेक्षा काजबीन होने की शक्यता ज्यादा रहती है। नवजात शिशुओं में आंखों की बनावट की कुछ एरर की वजह से भी कंजेनाइटल ग्लोकोमा हो सकता है। कंजेनाइटल ग्लोकोमा हो सकता है और चोट लगने की वजह से भी काजबीन पाया जाता है। हमारे पास जो मरीज आते हैं उसमें ज्यादातर केसेस हमने बॉल ट्रॉमा के और पटाखों की इंजरी की वजह से भी काजबीन होने की शक्यता रहती है। डॉक्टर सपना, अगला सवाल मेरा आपसे है कि क्या ग्लोकोमा दोनों आंखों को इफेक्ट करता है? जी, ग्लोकोमा दोनों आँख को प्रभावित कर सकता है। ग्लोकोमा किस तरह से आँखों को प्रभावित कर रहा है ये डिपेंड करता है या निर्भर करता है कि ग्लोकोमा किस तरह का है। मुख्यतः ग्लोकोमा 3 तरह के होते हैं, जिसमें पहला है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा, जिसमें जो ड्रेनेज सिस्टम है आँख का पानी निकलने का, वो उसका ड्रेनेज सिस्टम धीरे धीरे रुकता है, जिससे कि ग्लोकोमा धीरे धीरे डेवलप होता है। तो कई बार एक आँख सामान्य होती है, एक में कम होता है, या एक आंख सामान्य और एक में ज्यादा ग्लोकोमा का असर मिल सकता है। दूसरे प्रकार के ग्लोकोमा जिसको प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा कहते हैं, जिसमें कि जो आंख का ड्रेनेज सिस्टम है वो एकदम से बंद हो जाता है और प्रेशर बहुत बढ़ के आंख की नस को डैमेज करता है। इसमें एक आंख में काफ़ी ज़्यादा नुकसान मिल सकता है, परंतु इलाज दोनों ही आंखों का करना पड़ता है, एक आंख का ग्लोकोमा के लिए और दूसरी आंख का प्रिवेंटिव मेजर। तीसरी तरह के ग्लोकोमा जो कि सेकेंडरी ग्लोकोमाज होते हैं, जिसमें कि पहला चोट के कारण, तो चोट के कारण ग्लोकोमा एक ही आंख को प्रभावित करता है, पर जो शारीरिक बीमारी जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर के कारण ग्लोकोमा बन रहा है, वो दोनों आंख को प्रभावित कर सकता है। डॉक्टर दीपा, अब मैं आपके पास आना चाहूँगी। ग्लोकोमा के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, इस बारे में हमें बताएं। जी, रिस्क फैक्टर्स मतलब कि वो कारण जिनकी वजह से ग्लोकोमा होने की संभावना रहती है। तो रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहले, अगर आपकी उम्र 40 वर्ष से ज़्यादा है, अगर आपके घर में माता पिता या भाई बहनों में किसी को पहले से ग्लोकोमा की बीमारी का इलाज चल रहा है, या आपको हाई मायोपिया है, यानी कि आप हाई माइनस का नंबर पहनते हैं, जिससे कि नॉर्मल भाषा में निकट दृष्टि दोष या मायोपिया कहा जाता है, तो ऐसे पेशेंट्स में ग्लोकोमा होने की काफ़ी संभावना होती है। अगर आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है, या आपका पहले कोई आँख का कैटरेक्ट, कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट या रेटिना से संबंधित कोई ऑपरेशन हो चुका है जिसमें सिलिकॉन ऑयल या गैस के बबल का उपयोग किया गया है, तो उसमें भी ग्लोकोमा की संभावना रहती है। और आजकल लोग अपने मन से मेडिकल से लेके जो स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स यूज़ करते हैं, उसकी वजह से आँख का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता है, और वह एक बहुत बड़ा कारण है आजकल ग्लोकोमा की समस्या बढ़ने का। इसलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है कि बिना डॉक्टरी परामर्श के स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स ना लें और ना ही डालें। डॉक्टर सबा, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ग्लोकोमा के सिम्टम्स क्या होते हैं? ग्लोकोमा एक्चुअली 2 टाइप का होता है, ओपन एंगल ग्लोकोमा और एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। दोनों टाइप के ग्लोकोमा के अल्टीमेटली ये होता है इनमें कि नज़र चली जाती है, साइड से नज़र जाना शुरू होती है और फिर धीरे धीरे करके पूरी नज़र चली जाती है और ब्लाइंडनेस हो जाती है, दैट इज़ अंधापन। लेकिन जो दोनों टाइप के ग्लोकोमा है उनके लक्षण, जो सिम्टम्स हैं, वो बहुत अलग अलग होते हैं। ओपन एंगल ग्लोकोमा में क्या होता है कि वो एक साइलेंट डिजीज़ है, उसके जो सिम्टम्स होते भी हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होते, जैसे कि आंखों में खिंचाव होना, सिर दर्द होना, भारीपन होना, तो इनको अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है या किसी और चीज़ के साथ कंफ्यूज कर दिया जाता है। और साइड विजन हमारा पेशेंट का कम हो रहा होता है धीरे धीरे करके, पर वो पेशेंट को पता नहीं चलता है। जब धीरे धीरे करके पूरा साइड विजन चला जाता है, सिर्फ बीच का विजन रहता है, तब जाके पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आता है। तब तक यूजुअली बहुत देर हो जाती है और जो डैमेज हो चुका होता है उसको वापस से रिवर्स नहीं किया जा सकता। और जो दूसरी टाइप का ग्लोकोमा होता है, दैट इज़ एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, इसके बहुत सडन सिम्टम्स होते हैं। इसमें अचानक से आई का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आँख लाल हो जाती है, वो वाटरिंग होने लगती है, पानी आने लगता है, दर्द होने लगता है, धुंधला दिखने लगता है, तेज़ सर में दर्द होता है, वॉमिटिंग होती है, घबराहट होती है। इस टाइप के लक्षण होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट परेशान होकर जल्दी हॉस्पिटल जाता है।
तो इन दोनों टाइप के ग्लोकोमाज में अल्टीमेटली तो नज़र चली जाती है, दोनों के सिम्टम्स अलग अलग हैं, लेकिन इनको डिटेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि एक रेगुलर आई चेकअप कराते रहना चाहिए। तो डॉक्टर रोहन, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ग्लोकोमा के कौन कौन से डायग्नोसिस टेस्ट होते हैं? देखिए, ग्लोकोमा जो एक बीमारी होती है वो सबसे पहले आँख के प्रेशर से रिलेटेड होती है। उस प्रेशर नापने की जो साधन होते हैं उनको हम टोनोमेट्री बोलते हैं। इस टोनोमेट्री से हम स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं और हम डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब है कि जो भी हमारे पास ओपीडी में मरीज आ रहा है उसका एक नॉर्मल टेंशन हम रेगुलरली करते हैं, जिनका हम बढ़ा हुआ प्रेशर आता है हम उनको आगे दूसरे इन्वेस्टिगेशंस की तरफ डालते हैं। दूसरा जो टेस्ट होता है उसको हम गोनियोस्कोपी बोलते हैं। इस गोनियोस्कोपी से हम ये पता करते हैं कि उनके आँख के अंदर की जो एंगल है जहाँ से पानी आँख का बाहर बहता है उसकी संरचना कैसी है। उससे हम डायग्नोस करते हैं कि वो एंगल क्लोजर की तरफ है कि ओपन एंगल की तरफ है। तीसरा टेस्ट होता है, इसमें हम फील्ड्स कराते हैं मरीज की। फील्ड्स का मतलब ये होता है कि आदमी को दिख कैसा रहा है, क्योंकि इस बीमारी में पहले पेरिफेरी का विजन जाता है और सेंट्रल विजन बहुत समय तक बचा रहता है। सेंट्रल विजन बचा रहने का मतलब है कि जैसे हम किसी एक पाइप के द्वारा देख रहे हैं उतनी रोशनी बहुत लंबे समय तक बची रहती है, बट पेरिफेरी विजन जल्दी जाता है जो पेशेंट को समझ में नहीं आता। तो ये फील्ड टेस्ट के द्वारा हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। फिर चौथा इन्वेस्टिगेशन होता है ओसीटी। उसके द्वारा हम जो आँख की नसें हैं उसके एक एक फाइबर का असेसमेंट हम इस ओसीटी के द्वारा कर सकते हैं। ये एक इमेजिंग टेक्नोलॉजी होती है, जिससे कि ऐसा मान लिया जाए कि आँख के अंदर 1 लाख हिस्से होते हैं रोशनी पकड़ने के। हम सारे हिस्सों को अलग अलग आँखों से नहीं देख सकते, बट मशीन द्वारा हम उनकी एक एक फाइबर का असेसमेंट अच्छे से कर सकते हैं। और पांचवा होता है कि सिम्टम्स, किस सिम्टम के साथ मरीज प्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि एंगल क्लोजर का मरीज होता है वो प्रेजेंट जनरली करता है आँखों में दर्द, लालपन, इंद्रधनुष चक्र दिखना। इस तरह के सिम्टम्स अगर किसी भी मरीज को आ रहे हैं तो उसको तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर उर्वी, हम जैसे ग्लोकोमा पे बात कर रहे हैं तो ग्लोकोमा के लिए कितने टाइप की सर्जरीज मौजूद होती हैं? अब हम ग्लोकोमा के इलाज की अगर बात करें तो पहले तो ड्रॉप्स है, दूसरा लेजर ट्रीटमेंट है और तीसरा ऑपरेशन है। ग्लोकोमा का प्रॉपरली निदान होने के बाद डॉक्टर आपको ड्रॉप्स डालने के लिए सलाह देंगे। ड्रॉप्स एक टाइप के भी हो सकते हैं या एक से अधिक टाइप के भी हो सकते हैं, जिसको डॉक्टर की सलाह के हिसाब से आपके रेगुलर इंटरवल पे डालना है। ड्रॉप शुरू करने के 10 से 15 दिन के बाद आपके आंखों का प्रेशर चेक करेंगे। जितना चाहिए अगर उतना प्रेशर ड्रॉप से कंट्रोल में आ जाता है तो आपको ड्रॉप्स डालने का एडवाइस करेंगे। अगर ड्रॉप से जितना चाहिए उतना टारगेट प्रेशर अचीव नहीं हो पाता है तो सेकंड ट्रीटमेंट है लेजर ट्रीटमेंट। लेजर ट्रीटमेंट में नैरो एंगल ग्लोकोमा में एनडी-याग लेजर यूज करके काली पुतली, जिसे आइरिस कहा जाता है, उसमें छोटे छेद बनाते हैं और एक्वस ह्यूमर का निकासी का दूसरा रास्ता बनाते हैं। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा में लेजर यूज करके ट्रेबेकुलर मेशवर्क, जो छन्नी जैसी आंख में रचना रहती है जिसमें से एक्वस ह्यूमर ड्रेन होता है, उसके छेद को बड़ा करके एक्वस ह्यूमर का निकासी का रास्ता बनाते हैं। अगर दवाई से और लेजर ट्रीटमेंट से आंखों का टारगेट प्रेशर नहीं मिल पाता है तो ऑपरेशन करने की सलाह दी जाती है। ऑपरेशन में एक बहुत पुरानी और कन्वेंशनल और बहुत इफेक्टिव जो सर्जरी है जिसे ट्रेबेकुलेक्टोमी कहते हैं, जिसमें ऑपरेशन करके एक्वस ह्यूमर का निकासी का एक एक्स्ट्रा रास्ता बनाते हैं। अगर कन्वेंशनल ट्रेबेकुलेक्टोमी कभी ब्लॉक हो जाती है या तो जो डायबिटीज में हमने चर्चा करी, न्यूवास्कुलर ग्लोकोमा, या बच्चों में जो होता है जिसे कंजेनाइटल ग्लोकोमा कहते हैं, जिसमें इम्प्लांट सर्जरी की जाती है, जिसमें एक ट्यूब डालते हैं और एक्वस ह्यूमर का ड्रेनेज बढ़ाते हैं। जो लेटेस्ट टेक्निक है जिसे मिक्स कहते हैं, से मिनिमम इन्वेजिव ग्लोकोमा सर्जरी, जिसमें चीरा भी बहुत छोटा लगता है, मरीज की रिकवरी भी फास्ट होती है और प्रेशर का कंट्रोल भी अच्छे से हो सकता है। पर मिक्स सर्जरी जो है वो कम ग्लोकोमेटस डैमेज वाली आंखों में ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाती है और ज्यादा एडवांस ग्लोकोमा वाले केसेस में ये सर्जरी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाती। अगर हम ग्लोकोमा से बचने की बात करें तो डॉक्टर सपना, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ग्लोकोमा से बचने के लिए मरीज कौन कौन सी प्रिवेंशंस अपना सकता है?
ग्लोकोमा को रोकना संभव नहीं है, परंतु इसके खतरे को कम करने के लिए और प्रभाव को धीमा करने के लिए हम कुछ कदम उठा सकते हैं, जिसमें कि पहला है कि नियमित नेत्र परीक्षण, रेगुलर आई चेकअप। जब आप रेगुलर आई चेकअप के लिए जाते हैं तो उसमें आँख का दबाव और आँख की नस का चेकअप किया जाता है। और अगर आपके घर में किसी को ग्लोकोमा है तो ये हिस्ट्री जरूर बताएं डॉक्टर को, ताकि वो पूर्णतः आपका ग्लोकोमा का स्क्रीनिंग टेस्ट कर सकें। दूसरा है संतुलित आहार, बैलेंस डाइट लेना, जो कि शरीर के लिए और आंखों के लिए भी ज़रूरी होता है। धूम्रपान ना करना, या अगर आप धूम्रपान करते हैं तो उसको छोड़िए, क्योंकि ग्लोकोमा है और साथ में आप धूम्रपान भी करते हैं तो आप अपने रिस्क फैक्टर्स को बढ़ाते हैं और ग्लोकोमा उतनी ही तेज़ी से बढ़ता है। इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रकार की बीमारियों के लिए, चाहे चमड़ी के लिए, जोड़ों के लिए, अगर आप स्टीरॉयड का इस्तेमाल करते हैं या सांस के लिए अगर आप स्टीरॉयड का सेवन करते हैं तो ये दवाइयाँ रिस्क फैक्टर्स होती हैं ग्लोकोमा के लिए। तो इन दवाइयों का अगर आप लेते हैं, आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने डॉक्टर को बताएं, ताकि वो इनका ऑल्टरनेटिव लिखें और ग्लोकोमा को बढ़ने से रोका जा सके। इसके अलावा अगर आप आपके वर्क प्लेस में नुकीली चीज़ें या फिर इस तरह के औजारों का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि आँख को चोट लग सकती है, तो उसमें आप प्रोटेक्टिव ग्लासेस या इस तरह के ग्लासेस को पहने जिससे आँख में चोट ना लगे और मोतियाँ और कांचियाँ ना बने। इसके अलावा रेगुलर चेकअप बहुत ज़रूरी है हर मरीज़ के लिए, 40 के बाद तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये सब करते हैं तो ग्लोकोमा को आप बनने से रोक सकते हैं, और अगर है तो उसको प्रभाव को धीमा कर सकते हैं। तो डॉक्टर दीपा, अब हम ज़रा ट्रीटमेंट पर आते हैं। तो ग्लोकोमा के जो मरीज़ हैं उनके लिए कौन कौन से मेडिकल ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं? जो ग्लोकोमा का ट्रीटमेंट होता है उसमें हम आई ड्रॉप्स, लेज़र्स और सर्जरी की जाती है। अगर इनिशियली पेशेंट को सबसे पहले हम आई ड्रॉप्स ही देते हैं, तो आई ड्रॉप्स मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। कुछ जो होती हैं जो एक्वस के प्रोडक्शन को कम करती हैं, और कुछ आई ड्रॉप्स जो होती हैं उसका जो आउटफ्लो होता है आँख से उसको बढ़ाती हैं। दोनों ही जो आई ड्रॉप्स होती हैं उनकी वजह से आँख का जो प्रेशर रहता है वो कंट्रोल में रहता है और आँख की नस पे दबाव कम पड़ता है, जिसकी वजह से उसका जो डैमेज होता है वह रुक जाता है। यहाँ पे हमको एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जो आँख का नस का डैमेज पहले से हो चुका है, हम उसको फिर से पहले जैसा नहीं कर सकते। ड्रॉप्स केवल आगे जो डैमेज है उसको बढ़ने से रोकती हैं। इसलिए आप जब भी डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर आपको जो भी दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करें वो आपको नियमित तौर पे रेगुलरली डालनी है। वो दवाइयाँ आपको ज़िंदगी भर डालनी है और कभी भी बिना डॉक्टरी परामर्श के उन्हें बंद नहीं करना। डॉक्टर सबा, हमें बताइए कि जनरल रिकमेंडेशंस क्या हैं? ग्लोकोमा के लिए जनरल रिकमेंडेशन ये है कि जितना पॉसिबल हो सके अपने को एक रेगुलर आई चेकअप कराते रहना चाहिए। जो लोग 40 इयर्स 40 साल की उम्र से कम हैं उनको एटलीस्ट 4 साल में एक बार, और जो लोग 40 इयर्स से ऊपर के हैं उनको एटलीस्ट हर 2 साल में एक बार अपना एक रेगुलर आई चेकअप कराने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन जो लोग ऐसे हैं जिनको कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे कि उनकी फैमिली में किसी को ग्लोकोमा है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, माइनस का चश्मा लगाते हैं, आँख में कभी चोट लगी हुई है, कभी सर्जरी हुई है, या स्टेरॉइड्स की दवाई किसी फॉर्म में यूज़ करी है, इस टाइप के लोग रिस्क पे होते हैं ग्लोकोमा होने के, तो उनको ज़्यादा जल्दी चेकअप कराना चाहिए। जैसे कि अगर वो 40 इयर्स के कम उम्र के हैं तो उनको हर 2-2 साल पे चेकअप कराते रहना चाहिए, और 40 इयर्स से ऊपर हो गए तो हर साल चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि ग्लोकोमा का रिस्क एज के साथ साथ बढ़ता जाता है। डॉक्टर रोहन, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ग्लोकोमा के मरीजों के लिए डूज एंड डोंट्स क्या हैं? जैसे ग्लोकोमा के मरीज को क्या करना चाहिए। कोई भी 40 साल से ऊपर का व्यक्ति है, उसके घर में किसी को ग्लोकोमा की शिकायत है या उसको सर में दर्द रेगुलरली होता है, तो उसको रेगुलरली ईयरली फॉलोअप अपना कराना चाहिए एक आँख के विशेषज्ञ के पास। उसको रेगुलरली अगर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो दवाई रेगुलर डालना चाहिए, जिस वक्त बताई गई हैं वो डालना चाहिए। दूसरा, जो उसको नहीं करना है, अपने आप दवाई बंद नहीं करनी है। कोई मार्केट से जो ओवर द काउंटर दवाइयाँ मिलती हैं वो नहीं डालनी है। कोई भी दवाई परामर्श के द्वारा डालेंगे, और जो भी इंस्ट्रक्शंस उनको दिए गए हैं, जैसे कि ज़्यादा पानी नहीं पीना है और रेगुलर फॉलोअप में रहना है, ये सब जानकारी उनको रखनी चाहिए।
तो चलिए, ग्लोकोमा के बारे में इतनी आवश्यक जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। मोबाइल और टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में हमारी आंखों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, जिसका ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं इस शो के माध्यम से हमारे गेस्ट डॉक्टर्स ने ग्लोकोमा से जुड़ी जो जानकारी दी वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। तो इसी के साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।